नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 का इतिहास का सेकंड पेपर। पहला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 और सूची 2 है, जिसमें कुछ पुस्तकों के नाम और लेखक के नाम दिए गए हैं। हमें इनको मैच करना है। तो मैच करने के लिए सबसे जो आसान है, एक बार उसको आप मैच करें। जैसे कि इसमें स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है एल्फिस्टन ने लिखी है, ये 1841 में लिखी है। तो आप इसको इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्नों की। और आप देख पा रहे हैं कि एक के मैच करते ही हमारा आंसर ए सही हो जा रहा है। चलिए फिर भी बाकी सब मिला लेते हैं। स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है जॉन मेल्कन ने लिखी है, और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जॉन जेम्स मिल का है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी.ए. स्मिथ का है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर बनता है ए। तो ये सभी इम्पोर्टेंट की बुक्स हैं, आप इनको याद कर लें। दूसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास में प्राचीन निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है H.G. रॉलिंसन। H.G. रॉलिंसन। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पुस्तकों के नाम और उनके लेखक दिए गए हैं। पहला, सुनील कुमार, द एमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ये बिल्कुल सही है, ये पुस्तक सुनील कुमार की ही है। कैथरीन बी एशर और सिंधिया बी तालबोट ने लिखी है इंडिया बिफोर यूरोप। तो ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडिया बिफोर यूरोप। ये कैथरीन बी एशर की है, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी, हरबंस मुखिया ने लिखी है द मुगल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। और इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है फरहत हसन, राइटिंग द मुगल वर्ल्ड। राइटिंग द मुगल वर्ल्ड जो है वो है मुजफ्फर आलम का। किसका है? मुजफ्फर आलम का है ये। तो इसको आप याद कर लेंगे, राइटिंग द मुगल वर्ल्ड, मुजफ्फर आलम। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का सुकरात सीक्रेट्स कहा जाता था? तो बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न, इसका आंसर हुआ M.G. रानाडे। व्याख्या देखिए, M.G. रानाडे प्रार्थना समाज का सदस्य 1869 ईस्वी में बने। प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को जाता है। उन्होंने बाल विवाह, प्रदा प्रथा, बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। किसको? महादेव गोविंद रानाडे को। और ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो सही है वो है सी ऑप्शन। नया इतिहास ने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। इतिहास के नवीन दृष्टिकोण ने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञान के ढंगों को और अंतर्दृष्टि को अपनाने पर बल दिया। उसी को कहा जाता है नया इतिहास, न्यू हिस्ट्री। अगला सेक्शन है प्राचीन भारतीय इतिहास का, जिसमें प्रश्न नंबर 6 है अभिकथन और तर्क। इसमें देखेंगे नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया। तो ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या दिया जा रहा है इसमें? कुछ समय तक महापाषाण उपकरणों
कुछ समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। हाँ, ये दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें नवपाषाण युग था। नवपाषाण युग के बाद ही, पाषाण युग के बाद ही हम देखते हैं कि धातु युग आता है। और हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही नवपाषाण में से के बाद जब धातु युग आया तो उसमें पाषाण जो उपकरण थे वो बंद हो गए, वो भी साथ साथ चलते रहे। तो ये दोनों जो अभिकथन और तर्क जो है दोनों सही है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 की, नवपाषाण काल दो चरणों गैर मध्यभांड और मध्यभांड काल में विभाजित किया जाता है। मध्यभांड नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हो चुका था। प्रश्न नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। इसमें आप देखेंगे घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ मिली है। ये मिली है, घोड़े की मरण मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। और आरायुक्त मृण पहिया ये बनावली से मिला है। यज्ञ वेदी कालीबंगा से मिलते हैं। और समाधान एच जो है हड़प्पा से मिलते हैं। तो आप इसका जो कमज़ोर कड़ी है वो है ये समाधान एच जो है वो हड़प्पा से मिलते हैं। जैसे ही आप 3 मिलाएंगे तो आपका आंसर जो है नहीं, इसका ये डी का 3, हाँ ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, डी का 3। तो इस तरह से। और दूसरा है यज्ञवेदी। आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा से यज्ञवेदी मिली है। तो इस तरह से कमज़ोर कड़ी को पकड़कर हम जल्दी ही मैचिंग वाले प्रश्न को कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर चलेंगे। इसमें भी सूची 1 सूची को सूची 2 से मिलाएं। विलियम जोन्स, तो आप सब जानते हैं विलियम जोन्स की जो स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। जेम्स प्रिंसेस ने सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन किया था। यानी कि जेम्स प्रिंसेस जो थे उन्होंने सिंधु घाटी की जो लिपि थी उसके बारे में रिसर्च किया, और उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जाना। और ये जेम्स प्रिंसेस की वजह से ही हम सिंधु घाटी के बारे में अधिक से अधिक जान पाए हैं। हालांकि आप सब जानते हैं सिंधु घाटी की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चलिए अगला, कनिंघम ने भारतीय सिक्कों पर अध्ययन किया है। सन जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत कुछ हमारे इतिहास को दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, नरेश और राज्य। तो आप इसको भी, ये पहले इससे पहले वाले पेपर जो हमने किया था उसमें भी ये आया था। ब्रह्मदत्त जो थे नरेश, वो कौन से राज्य में थे? कैकई या फिर जरासंध क्या कुरु में थे? आगे ऑप्शन हमें देखने होंगे। जनमेज काशी और अश्वपति मगध। तो अश्वपति जो थे वो अश्वपति कैकई के थे, है ना, कैकई के। जैसे व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या में हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। अश्वपति जो थे वो कैकई के थे। तो जैसे ही आप इसको डी को 4 से मिलाएंगे तो आंसर जो है हाँ, अश्वपति कैकई। और जनमेज जो थे वो कुरु से संबंधित थे, जरासंध मगध से थे, और ब्रह्मदत्त जो थे वो काशी राज्य से संबंधित नरेश थे। एक बार फिर से याद कर लेंगे आप इनको, एक बार वीडियो को पॉज करके इन नरेश को अच्छे से याद
कर लें ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 10, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? देखिए, प्राचीन काल में जो भारतीय सिक्के थे वो ज़्यादा से ज़्यादा तांबा और चांदी के बनते थे। प्राचीन काल में वास्तविक सिक्कों की शुरुआत 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मानी जाती है और इन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्के जो थे वो चांदी और तांबे के थे। मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। तो मौर्य काल में जो सीता कर लागू होता था वो होता था राज्य स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर राज्य का अधिकार हो, ऐसी कृषि भूमि जिस पर राज्य का अधिकार हो, उसको उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोलते थे सीता टैक्स, सीता कर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार क्रम दीजिए। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं तो ये हमें आप सब जानते हैं, जब तक हम सभी शासकों के नाम को याद नहीं करेंगे तब तक इनको मिला पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए फिर भी सबसे पहले इसमें जो हुए हैं कालक्रमानुसार, पहले नंबर पर है पुष्यमित्र, दूसरे नंबर पर है अग्निमित्र, तीसरे नंबर पर है सुज्येष्ठ और चौथे नंबर पर है वसुमित्र। तो आप सब जानते हैं वसुमित्र जो थे अंतिम शासक थे, तो इस तरह से पुष्यमित्र प्रथम और वसुमित्र को अंतिम मानेंगे तब भी हमारा ऑप्शन बी पकड़ा जाएगा। ये शुंग वंशक शासकों का कालक्रमानुसार था, जो आप इसमें भी व्याख्या में देख सकते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रोमक सिद्धांत संकेत था। तो रोमक सिद्धांत जो था वो किसका संकेत था? वो यूनानी प्रभाव का संकेत था। आप सब जानते हैं कि रोमन जो भाषा है वो यूनान से प्रेरित है। भारतीयों ने ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। गार्गी संहिता में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। तो इसको याद कर लेंगे आप कि कहाँ पर हमें ये उल्लेख मिलता है कि भारत ज्योतिष शास्त्र में यूनान का ऋणी है। तो वो मिलता है हमें गार्गी संहिता में। ये एक आपके लिए नया प्रश्न तैयार हो गया है। आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 14, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है हमें। तो इसमें जो सबसे पहले विक्रमशिला और उसके जो वो आज अभी कहाँ पर इनका स्थान है उसके बारे में ये मिलान है। विक्रमशिला जो है, विक्रमशिला बिहार में है और वल्लभी गुजरात में है। बेसनगर मध्य प्रदेश में है और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। अगर आपको फिर भी कुछ ना आता हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि नागार्जुन कोंडा, इस तरह के जो नाम है हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो डी का 3 तो मिल ही गया, डी का 3 मिलते आपका आंसर ए हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को पकड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस अभिलेख में प्राचीनतम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो बड़ा ही प्रसिद्ध है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। क्यों? क्योंकि गुप्त शासक भानुगुप्त ने 1510 ईस्वी, ये याद कर ली, ये पूछा जाता है सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है। हर्ष की माता यशोमती भी 604 ईस्वी में सती हो गई थी। हालांकि ये उल्लेख नहीं मिलता, उल्लेख इसमें मिलता है कि 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में जो है
जो सेनापति थे, सेनापति की पत्नी के सती होने का प्रथम प्रमाण, ये प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, प्रथम ऐतिहासिक प्रमाण है, जो अक्सर प्रश्नों में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 16 में आप देखेंगे ये शिलालेख हमें शासकों से मिलाने हैं। तो जो कुमारगुप्त का है, कुमारगुप्त प्रथम का है विल्संड अभिलेख, कुमारगुप्त द्वितीय का है सारनाथ शिलालेख, और बुद्धगुप्त का है एरण अभिलेख, और प्रांतक द्वितीय का है उत्तर मेरु शिलालेख। तो इस तरह से ये शिलालेख हैं। फिर से एक बार याद कर लेंगे आप सभी व्याख्या को देखते हुए। कुमारगुप्त प्रथम का विल्सन शिलालेख, कुमारगुप्त द्वितीय का सारनाथ शिलालेख, ब्रह्मगुप्त का एरण अभिलेख और प्रांतक द्वितीय का उत्तर मेरु शिलालेख। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। इनको अनुक्रमिक, इनको हम तरह से हमें इनको सजाना है। तो कौन सा शासक पहले हुआ, तो इस तरह से आप देखेंगे। पहले पर है सिंह विष्णु, आप व्याख्या में देख लें। पल्लव वंश के महान शासकों में सिंह विष्णु का नाम आता है, जिसका काल था 555 से 590 ईस्वी। इनके दरबार में भारवी का निवास था। तो ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, भारवी किसके यहाँ दरबार में थे, तो वो थे सिंह विष्णु के। इसके बाद सिंह विष्णु के पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम आता है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे वो सिंह विष्णु के पुत्र थे। महेंद्र वर्मन के पश्चात नरसिंह वर्मन मामल्ल का शासनकाल आता है। नरसिंह वर्मन के पश्चात कुछ समय के लिए महेंद्र वर्मन द्वितीय ने शासन किया। तत्पश्चात परमेश्वर वर्मन प्रथम का शासनकाल आता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो ए होता है। सिंह विष्णु 1, महेंद्र वर्मन 2 और नरसिंह वर्मन प्रथम 3 और परमेश्वर वर्मन द्वितीय 4। दक्षिण भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण था। ये दक्षिण भारत में जो राजा निरंतर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उसका जो प्रसिद्ध, जो फेमस, जो मेजर जो रीजन था वो था गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण कैसे हो, है ना। तो आप जब देखेंगे दक्षिण भारत को देखते हैं तो दक्षिण भारत में जो कि गोदावरी और कृष्णा जो नदियां हैं, तो नदियों के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है, जो घाटी हैं, उसके नियंत्रण को लेकर दक्षिण भारत में अक्सर जो है त्रिगुटीय जो संघर्ष है वो चलता रहा। दक्षिण भारत के राजाओं के आपस में संघर्ष रहने का मुख्य कारण गोदावरी कृष्णा नदियों के भाग पर नियंत्रण को लेकर, क्योंकि वहाँ की भूमि क्या थी, उपजाऊ और वास के लिए बहुत ही सर्वोत्तम थी। क्योंकि कोई भी नदी घाटी होती है तो वो उपजाऊ होती ही है, और वो वास मतलब रहने के लिए भी सर्वोत्तम होती है। प्रश्न नंबर 19, अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो जो थे वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बिल्कुल ये सही है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी। बिल्कुल अमीर खुसरो का नाम इसमें आता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तक लिखी, जिसमें आप नीचे देख पा रहे हैं खजाइन उल फुतहू और तारीख़ अलाई, खजान उल फुतहू और तारीख़ अलाई में जो है इन्होंने संगीत पर भी पुस्तकें लिखी, दूसरी पुस्तकें भी लिखी, जिसमें खजाइन उल फुतहू और तारीख़ अलाई में अलाउद्दीन खिलजी की 15 विजय और आर्थिक सुधारों का वर्णन मिलता है। तो एक तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो अमीर खुसरो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन हैं। दूसरा,
खजाइन उल फुतूह और तारीख़ अलाई जो है अमीर खुसरो की है, और इसमें इन्होंने जो वर्णन किया है, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे तो उन्हीं के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। उल्लेखनीय है कि संगीत वाद्य सितार का आविष्कार 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने नहीं अपितु 16वीं शताब्दी के खुसरो खां ने किया था। यहाँ पर ये आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इसको क्लियर कर लें कि जो सितार का आविष्कार था, जो यहाँ पर लिखा गया है कि संगीत वाद्य सितार का आविष्कारक माना जाता है, ये बात गलत है, क्योंकि ये सितार 16वीं सदी में खुसरो खां ने इसका आविष्कार किया था। और यहाँ पर ये कैकोबाद गलत है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 20। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई? परित्यक्त हौज खास की सफाई करवाई और उसके किनारे पर एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो इल्तुतमिश की जो कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो उसके ऊपर जो 2 मंजिला आज भी आप देखेंगे तो वहाँ पर ऊपर वाली जो मंजिलें हैं वहाँ पर संगमरमर का कार्य हो रखा है। तो वो जो कार्य करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। लेकिन समय समय पर दिल्ली के सुल्तानों जैसे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण कुतुब मीनार के पुनर्निर्माण करवाए हैं, लेकिन फिरोज शाह के समय इसकी मरम्मत कार्य और मदरसों का निर्माण करवाया गया। तो एक तो इस प्रश्न को आप इस तरह भी देख सकते हैं, हौज खास के लिए जो प्रसिद्ध कार्य है वो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया है। प्रश्न नंबर जो 21 है इस पर आप गौर करें। यहाँ पर संत कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं, कबीर ने लिखा है बीजक, बड़ा ही प्रसिद्ध है कबीर का बीजक, और सूरदास ने लिखा है भ्रमर गीत। एक दास ने लिखा है भावार्थ रामायण, और विनय पत्रिका किसकी है? तुलसी दास की। तो इस तरह से कुछ कमज़ोर कड़ियों को भी आप अगर जोड़ेंगे तो आप आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित लेखकों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? ये किस लेखक ने दावा किया कि मोहम्मद बिन तुगलक एम्बेटी ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना? ये जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं ऐसा। जियाउद्दीन बरनी ने अपनी ग्रंथ तारीख़ फिरोज शाही, इसको याद कर लें, पूछा जाता है तारीख़ फिरोज शाही किसका है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। प्रश्न नंबर 23। यहाँ पर भी कुछ दो सूची दी गई है। सल्तनत कालीन प्रादेशिक राज्य और उसके शासक। तो गुजरात सल्तनत और महमूद खिलजी, और इसके बाद है बहमनी के थे मोहम्मद महमूद बेगड़ा। तो इसको मिलाने के लिए आप ऐसे इस तरह से देखेंगे कि जो गुजरात सल्तनत थी उसके शासक थे महमूद बेगड़ा। यहाँ पर देखें, बहमनी के थे अहमद शाह। बहमनी के कौन थे? अहमद शाह। कश्मीर के थे सुल्तान सिकंदर,
और इनको सुल्तान सिकंदर को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। इसके बाद है मालवा सल्तनत। मालवा सल्तनत के थे महमूद खिलजी। तो इस तरह से ये उत्तर जो है डी सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो ये शासक थे इस्लाम शाह। ये इस्लाम शाह कौन थे? ये शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों में सुधार किया था। तो इस्लाम शाह ने अपनी सैनिक टुकड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि अकबर की गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, दाग प्रथा की शुरुआत और इलाही युग का आरंभ। तो अकबर ने जो गुजरात पर विजय प्राप्त की है वो प्राप्त की है 21 नवंबर 1572 में। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है वो अप्रैल 1576 में। दाग प्रथा की जो शुरुआत की थी वो 1573 में की गई थी। इलाही संवत का जो आरंभ हुआ था वो 1581 में हुआ था। तो इस तरह से जब हम मिलाएंगे तो उत्तर बनता है हमारा इसके अकॉर्डिंग सी। सबसे पहले अकबर ने गुजरात पर विजय पाई, उसके बाद दाग प्रथा की शुरुआत हुई, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद इलाही युग का आरंभ हुआ। इलाही संवत है यहाँ पे, इस युग की जगह संवत, इलाही संवत का आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 26, राय सिंह 50 हजारी किस राजवंश से संबंधित थे? वो थे राठौर वंश बीकानेर। तो इसको बीकानेर से याद कर ले। राय सिंह 5 हजारी जो थे वो बीकानेर, राठौर वंश बीकानेर से संबंधित थे। अकबर और जोधपुर के राजा मालदेव का पुत्र चंद्रसेन सहित स्वामी भक्ति प्रकट अकबर और जोधपुर के राजा मालदेव का पुत्र चंद्रसेन सहित स्वामी भक्ति प्रकट की तो बीकानेर के राय कल्याणमल तथा उसके पुत्र राय सिंह ने भी अकबर के समक्ष 1570 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार जो 1570 में आयोजित हुआ था, राव कल्याणमल और अपने पुत्र राय सिंह के साथ शामिल हुआ था। तभी से मुगल सम्राट बीकानेर राज्य का मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे, है ना। बीकानेर से, जो बीकानेर राज्य था उसी समय से मुगलों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हो गए थे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? पानीपत का द्वितीय युद्ध, अकबर बनाम इब्राहिम लोधी। आप बताएं क्या ये बिल्कुल सही है? हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर बनाम राणा उदय सिंह। धर्मत का युद्ध, औरंगजेब बनाम दारा। सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब बनाम सूजा। बताएं। नीचे उत्तर आपको दिखाई पड़ रहा है। पानीपत के युद्ध में अकबर हेमू से लड़ा था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, अकबर किससे लड़ा था? हेमू से। आप कमेंट करके बताएं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किस किस के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर बनाम महाराणा प्रताप। ये याद कर लें कि महाराणा प्रताप से जो अकबर का युद्ध हुआ है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। धर्मत का युद्ध, धर्मत और सामूगढ़ ये औरंगजेब से जुड़े हुए हैं। तो ये और दोनों ही दारा के साथ इन्होंने लड़े थे, धर्मत और सामूगढ़। ये दोनों युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में हुए थे। प्रश्न नंबर 28, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खासा ए शरीफ
तो खासा ए शरीफ, जैसे लग रहा है कि कुछ खास बात है तो ये संबंधित है बादशाह का अपना प्रतिष्ठान खासा ए शरीफा। सहबंदी, सहबंदी, बंदी कुछ बनाने का काम है तो बंदी बनाएंगे कौन? विशेष अवसर के लिए नियुक्त सैनिक। तलब, तलब मनसबदार की वेतन मांग जो होती थी उसको तलब कहा जाता था। मनसबदार की वेतन को तलब कहा जाता था। और जो जकात, जकात को मार्ग शुल्क, टोल टैक्स, जकात को कहा जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भावना, भव्यता संकीर्ण गलियों और भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। ये बात कही थी फादर मॉन्सरेट ने। और फादर मॉन्सरेट जो थे ये अकबर के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? अकबर के काल में आए थे। सर थॉमस रो जो थे ये जहांगीर के काल में आए थे। और पीटर मुंडी और ट्रेवनियर ये दोनों जो थे ये शाहजहां के काल में आए थे, है ना। ये शाहजहां के काल में आए थे। तो और थोड़ा व्याख्या में ज़्यादा जानने को मिलेगा। फादर मॉन्सरेट अकबर के निमंत्रण पर इबादत खाना में होने वाली धर्म चर्चाओं में भाग लेने के लिए 1578 ईस्वी में आया था। अकबर ने उसे शहजादा मुराद का शिक्षक, ये प्रश्न पूछा जाता है कि शहजादा मुराद का शिक्षक किसको नियुक्त किया गया था? वो थे फादर मॉन्सरेट। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में अकबर के चरित्र तथा व्यक्तित्व, मुगल दरबार तथा मांडू, सूरत, दिल्ली, लाहौर, ग्वालियर आदि नगरों का वर्णन किया है। किसने? फादर मॉन्सरेट ने। पीटर मुंडी शाहजहां के समय में आया था। इसने तत्कालीन अकाल का वर्णन किया है ना। पीटर मुंडी ने उस समय के शाहजहां के समय में जो अकाल पड़ा था उसका वर्णन किया है। ट्रेवनियर भी शाहजहां के समय आया था और इसकी खासियत है कि ये 6 बार भारत आया था। लगभग इसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। सर थॉमस रो इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के ये दूत थे जो कि 1615 ईस्वी में जहांगीर के काल में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। तो इस तरह से कभी भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। प्रश्न नंबर 30। यह किसका कथन है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण के लिए अनवरत कार्य किया? तो ये कथन है ट्रेवनियर का, क्योंकि ट्रेवनियर ही है जो शाहजहां के समय पर भारत आते हैं और 6 बार भारत आते हैं, ये तो आप देख ही चुके हैं। और ये पेशे से जौहरी थे और इनकी जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है ट्रैवल इन इंडिया, ट्रैवल इन इंडिया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अनेक मुगल अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे। तो ये अभिकथन है कि अनेक मुगल जो अमीर थे वो हिस्सेदारी में भी व्यापार कर रहे थे या फिर अपने नाम से व्यापार कर रहे थे। तर्क दिया जा रहा है, बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये कथन ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इनके बीच में जो जुड़ाव है वो नहीं है, तो इसलिए उत्तर जाएगा बी। चलिए प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 कहता है, किस इतिहासकार ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों
की संज्ञा दी है? तो वो दी है व्यान ल्यूर ने। व्यान ल्यूर ने 18वीं सदी के भारत की आर्थिक समृद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हुए इतिहासकार व्यान ल्यूर ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरीवाला कहा। प्रश्न नंबर 33। ये कालक्रमानुसार मुगल सम्राट यहाँ दिए हैं, इनको कालक्रमानुसार हमें देखना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह और मोहम्मद शाह दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो शासक हुए हैं जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला भी इनको कहा जाता है, और उसके बाद अहमद शाह, और अंत में आलमगीर द्वितीय। तो इस तरह से 1 2 3 4 नहीं सॉरी 3 4 2 1 3 4 2 1 उत्तर डी। यहाँ पर इनके वर्ष भी दिए हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यूपीएससी। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको जो भारत में शुरुआत की थी वो थे कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने, ये पहले भारत में नहीं होती थी ये परीक्षा पहले होती थी इंग्लैंड में, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की थी 1853 ईस्वी। इस प्रतियोगिता परीक्षा की जो प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती थी वो 1853 से ली जाती थी, और ये पहले कहाँ ली जाती थी? इंग्लैंड में। लेकिन 1923 ईस्वी में यह भारत में होने लगी, और 1923 ईस्वी के बाद ये प्रतियोगिता परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी थी। 1863 ईस्वी में, है ना, 1800 लगभग 6 वर्ष बाद, लगभग नहीं 7 और 3 10, हाँ लगभग 10, जब ये परीक्षा आरंभ हुई उसके 10 वर्ष बाद ही इंग्लैंड में जाकर सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहले भारतीय आईसीएस परीक्षा पास करने वाले बने। यानी कि पहले ऐसे भारतीय थे जो कि आईएएस बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 35। भारतीय महिला संघ विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में की गई थी? तो वो की गई थी मद्रास में, और किसने की थी? लेडी सदाशिव अय्यर ने। लेडी सदाशिव अय्यर ने, हैं? प्रश्न नंबर 36। स्त्री पुरुष तुलना, कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन की रचना किसने की है? किसने इस पुस्तक को लिखा? स्त्री पुरुष तुलना, ये थे ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने इस पुस्तक को लिखा है। ताराबाई शिंदे ने ही स्त्री पुरुष की तुलना लिखी है। प्रश्न नंबर 37। पवना विद्रोह, इसमें विद्रोह दिए हैं और वो स्थान दिया है, तो हमें इसको मिलाना है। तो पवना पूर्वी बंगाल से, मोपला मालाबार से, दक्कन महाराष्ट्र से, और बारदोली गुजरात से। तो सबसे इसकी जो कमज़ोर कड़ी है, जो अक्सर हमें याद रहता है, वो है बारदोली। तो बारदोली को डी को जब हम 3 से मिलाते हैं तो देखिए 50% तो हमारा काम यही हो जाता है ना। तो 50% तो यही हो जाता है। तो इस तरह से, और दक्कन यानी कि दक्षिण भारत की कोई बात होगी तो महाराष्ट्र से, तो इस तरह से उत्तर निकल आता है बी। इस तरह से मैचिंग वाले प्रश्न कई बार बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा उनको ट्रिकी तरीके से लेने की आवश्यकता होती है, वो सोल्व हो जाते हैं। यहाँ व्याख्या देखिए। पावना आंदोलन 1873 से 76 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के पावना जिले में हुआ। मोपला विद्रोह केरल में कृषकों द्वारा
1836 ईस्वी से 1854 के बीच 22 बार होता है। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1828 में गुजरात के सूरत जिले में हुआ था, जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जो थे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। प्रश्न नंबर 38, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज्य की व्याख्या की है। तो ये देखेंगे कि भाई स्वराज्य की व्याख्या महात्मा गांधी ने कहाँ पर की, कब की और किस पुस्तक में की? हिंद स्वराज में। पूना समझौते, अगला प्रश्न, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटें की गिनती में क्या परिवर्तन आया था? पूना समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 26 सितंबर 1932 में। तो उस और किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। तो इस समय जो समझौता हुआ, तो जो आरक्षित सीट थी, रिजर्व्ड सीट थी, उनकी संख्या घटाई गई थी, बढ़ी थी, यथावत रही थी या समाप्त कर दी गई थी? जी हाँ, उनकी जो संख्या थी वो बढ़ी थी। ये पहले संख्या हुआ करती थी 31 और उससे 31 से इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 147, 71 से, सॉरी माय मिस्टेक, 71 से 147, 147। तो एक पुनः समझौते में एक बात और हुई, यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल पहले जो होता था दलितों के लिए कि दलित ही उम्मीदवार होगा और दलित ही उसको वोट देंगे, उसको समाप्त कर दिया गया, है ना। इसी पुनः समझौता में इसको समाप्त कर दिया गया। महात्मा गांधी की ये सफलता थी और बाबा भीमराव अंबेडकर की ये सफलता थी कि उन्होंने रिजर्व सीट की संख्या को बढ़वा लिया था और साथ में केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों की संख्या भी 18% बढ़वा ली थी। तो ये समझौते में हुआ था। तो इस समझौते से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉज करके एक बार 2-3 बार इसको पढ़ लें। प्रश्न संख्या 40, गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा ने मुख्य भूमिका निभाई। तो ये निभाई थी खेड़ा के किसान आंदोलन में। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात जिले के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ विद्रोह किया। इसमें गुजरात सभा के वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवा लोगों ने, उसमें जो वल्लभ भाई पटेल थे एक युवा थे जब ये खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये दूसरा सत्याग्रह है चंपारण के बाद। तो इसमें गांधी जी के साथ इन्होंने विद्रोह किया था। यहीं से वल्लभ भाई पटेल जो है राजनीति में सक्रिय होते रहे। 1928 में तो ये एक राष्ट्रीय नेता बन गए थे बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल, और वहीं से वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह से। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो ये थी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई ने बम्बई में, मुंबई का पहले नाम बम्बई हुआ करता था, ये आप सब जानते हैं। 1889 में शारदा सदन की स्थापना इन्होंने की थी, जो कि महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए बनाई गई थी। 1881 ईस्वी में आर्य महिला सभा की स्थापना
की थी। तो इन्होंने 2 स्थापनाएं की हैं भाई, देखेंगे एक बार। 1889 में शारदा सदन और 1881 में आर्य महिला सभा। तो ये बड़ा इनका योगदान है पंडिता रमाबाई का, ठीक है, शारदा सदन के लिए भी और महिला आर्य समाज के लिए भी या सभा के लिए भी। प्रश्न नंबर 42, किस वर्ष में शारदा अधिनियम बना? अच्छा, ये शारदा सदन और ये शारदा अधिनियम दोनों अलग हैं। ये शारदा एक्ट है, यहाँ पे शारदा एक्ट की बात हो रही है। और शारदा जो एक्ट है ये तो 1929 ईस्वी में अजमेर की निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून, बाल विवाह, चूँकि जो शारदा एक्ट है ये जुड़ा हुआ है बच्चों की शादी की उम्र से संबंधित को लेकर, तो बाल विवाह निषेध कानून बना, उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम सीमा है वो 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43। तो प्रश्न नंबर 43 में आप देखेंगे रानी गैडिल्यू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह थी कहाँ की थी? वो थी नागालैंड से, वो नागालैंड से थी। ये इसमें उत्तर में माना गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सभी ने अवज्ञा आंदोलन जोर पकड़ा जो जियात रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जियात रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। नागाओं ने भी इसमें भाग लिया था। यदुनाथ की हत्या कर दी गई और इसकी बहन गाडिल्यू ने नागा आंदोलन की बागडोर संभाली। तो इससे पहले इस आंदोलन को, जो पूर्वोत्तर का सविनाज्ञा आंदोलन था, इसको यदुनाथ जो थे चला रहे थे। उसके बाद जब उसकी हत्या हो गई तो उनकी बहन रानी जो गाडिल्यू जो थी, ये इन्होंने नागा आंदोलन की बागडोर संभाली और उसे आजीवन कारावास दिया गया। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू ने इनको आज़ाद रिहा करवाया और इनको रानी की उपाधि दी गई और तब से ही इनको रानी गाडिल्यू कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है रास बिहारी घोष, ये संबंधित नहीं है। तो एक बार इसकी व्याख्या देखेंगे ध्यान से। इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में 5 जुलाई को की थी। 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने, उसके बाद रास बिहारी बोस के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ? सिंगापुर में इसकी कमान संभाली। देखो, स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की है, स्थापना की है किसने? रास बिहारी बोस ने, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और लक्ष्मी सहगल और जनरल मोहन सिंह, ये लक्ष्मी सहगल और जनरल मोहन सिंह INA से संबंधित थे, जबकि रास बिहारी घोष मुख्यतः उदारवादी थे और 1908 में उन्होंने मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये INC से जुड़े हुए हैं,
इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और ये INA से। ठीक है, ये भी और ये भी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। वे छोड़ जाएंगे जून 1948 तक। देश तो अंग्रेज़ों के अनुसार जो है जून 1948 में आज़ाद होना था, लेकिन उससे पहले स्थिति जो है ख़राब हो गई, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने पहले स्वतंत्रता देनी पड़ी। और देनी क्या पड़ी, हम लोगों ने संघर्ष करके उनसे छीनी है, वो तो देना तो चाह ही नहीं रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन, जो कि ब्रिटेन का एक पार्लियामेंट का एक हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेज़ जो है जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 46 प्रश्न। INA के जनरल शाहनवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे? ये पहले ब्रिटेन सेना में अधिकारी थे, क्योंकि आप जानते हैं भारत की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भी ऐसा हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी बिना भारतीयों से पूछे बिना ब्रिटेन ने भारत को ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए की घोषणा कर दी थी, और जिससे कि जो सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने जो था सभी प्रांतीय विधानसभाओं से इस्तीफा भी दे दिया था इस नाराज़गी के चलते। चलिए प्रश्न नंबर 46 पर फोकस करें। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया। मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खां, प्रेम सहगल और दयाल सिंह ढिल्लो पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। आरोप लगाया ये तीनों INA में शामिल होने से पूर्व ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, और इनके फिर सभी जो भारतीय लीडर थे उन्होंने इनका पुरजोर जो था समर्थन किया, और इनके केस की पैरवी भी की थी। प्रश्न नंबर 47। 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल्य निर्दिष्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा इस संविधान का हिस्सा नहीं था? भारत धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। इसके बाद भारत में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी पर आधारित जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। सी, इस विधि के सम्मुख सभी के समान अधिकार की गारंटी होगी, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। डी, इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होगा। तो इसमें जो उत्तर दिया गया है उत्तर के अनुसार बनता है ए। तो इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा डाउट है यहाँ पर, चलो एक बार व्याख्या देखते हैं। संविधान की उद्देशिका का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक बार फिर से प्रश्न देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल्य निर्दिष्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा इस संविधान का हिस्सा नहीं था? भारत धर्मनिरपेक्ष, हाँ ये वाला जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यहाँ पर इस प्रश्न को पकड़ा जाएगा।
क्योंकि लोकतंत्र ये तो था, लेकिन ये वाला नहीं था। ये आया है 1976 में। धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष जो शब्द है ये रहा। पंथनिरपेक्ष जो शब्द है ये 1976 की प्रस्तावना में 42वें संशोधन से जो है ये जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। इससे पहले ये उद्देशिका का, ये दोनों शब्द उद्देशिका के भाग नहीं थे। और एक बात और, इसमें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 48, मोपला केरल में। मोपला दक्षिण मालाबार के निर्धन कृषक और कृषि श्रमिक होते थे। किन निम्नलिखित जातियों से उन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था? जो ये मोपला में आज भी जो केरल में जो किसान हैं और जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो कन्वर्ट हुए हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो जातियाँ थी वो थी महर और माघ। महर और माघ जाति के किसान थे, जो बाद में जिन्होंने मुस्लिम इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लिया था। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उन अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए थे। हाँ, ये अरब लोगों के वंशज थे। ये मोपला कृषक मुसलमान थे। इनको धर्म परिवर्तन कराकर मुसलमान बनाया गया था। मोपला पूर्व में महर और माघ जाति से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 39, शीत युद्ध के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से। पहला प्रश्न, पहला कथन, यूएसए की योजना यह थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप का प्रयोग किया जाए। ये कथन सही है। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ने अन्य देशों की लड़ाई के लिए सेनाएं और हथियार भेजे। ये क्योंकि ये इनकी आपस में लड़ाई थी, तो ये गलत है। रूस ने विराट बर्लिन दीवार का निर्माण किया ताकि पूर्व बर्लिन के वासियों को पश्चिमी बर्लिन में जाने से रोका जा सके। कथन सही है। शीत युद्ध की परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में नाटो और वर्साई समझौते अस्तित्व में आए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद यूएसए और रूस के बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में यूएसए और सोवियत के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस शीत युद्ध का मतलब है ना तो युद्ध ना ही शांति, है ना तो युद्ध है ना ही शांति है। और इसलिए इस तरह के आप देखेंगे कि इसमें जो इसका सही उत्तर है वो ये, क्योंकि लड़ाइयों के लिए कोई सेनाएं, कोई हथियार नहीं भेजे जा रहे थे, लेकिन ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि युद्ध होने वाला हो। प्रश्न नंबर 50, अंतिम प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र का। निम्नलिखित में से जेम्स अगस्टस हिक्की के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था। ये बात बिल्कुल सही है। वह बंगाल क्रॉनिकल नहीं, ये थे द बंगाल गजट, है ना, तो बंगाल क्रॉनिकल के नहीं थे ये। उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। बिल्कुल सही है, तभी तो हम इसको मुक्तिदाता कहते हैं, अग्रदूत कहते हैं। कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेजा था। ये भी बात सही है, इनको ये जेल भी गए थे। तो 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इनका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, चूँकि ये एक अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। इसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना के कारण
1782 में इनको इसे जो बंगाल गजट है इसको बंद करवा दिया गया था। 80 में शुरू होता है और 2 साल बाद ये बंद करवा दिया गया था, क्योंकि ये इसमें जो कंपनी में जो अधिकारी थे उनकी पोल खोल रहे थे, है ना, तो इसलिए इसको बंद करवा दिया। तो ये था आपका द्वितीय प्रश्न पत्र 2013 का। तो आई होप आप सब ने व्याख्या से कुछ नए फैक्ट जो हैं कलेक्ट किए होंगे जो भविष्य में आपके काम आएंगे। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपने जो दोस्त आपके इतिहास की किसी भी पद के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये सभी पद के लिए ये प्रश्न जो हैं ऑथेंटिक हैं और महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनके साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।